एक सेकेंड, 1 सेकेंड ब्रो। कहाँ दिखा रहा है ये? ले वो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार बताइए कि आप मुझे देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मदन सिंह नेगी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। चलिए बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नमस्ते गोकुल, धीरज, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ गए हैं, मेरी आवाज़ आ रही है ना? दीपिका गुड इवनिंग। यस सर गोकुल, आवाज़ आ रही है। चलो हम लोग आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस सर यू आर ऑडिबल, धीरज। ओके, so today we are going to start our session from the lecture. The topic is economy and society, which we have already started in our previous class, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट कर लिया था, यानी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज को अपनी पिछली ही क्लास में स्टार्ट कर लिया था। हमने आपसे चर्चा की थी सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग की। रेशम मार्ग में हमने देखा था कुछ कल्चरल और आपके ट्रेड और कल्चर से रिलेटेड लिंक्स थे, वो हमने इसकी चर्चा की थी। फिर आगे हम लोगों ने चर्चा की थी किस चीज़ की? रिलीजियस एक्सपेंशन की, जिसमें बुद्धिज्म हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। आगे अगर आप जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट यानी वैश्वीकरण और इसके प्रभाव की चर्चा की थी हमने आपको बताया था पास्ता के बारे में, हमने आपको बताया था स्पेगेटी और नूडल्स के बारे में। और आगे हमने आपसे चर्चा की थी क्या? हमने आगे आपसे चर्चा की थी क्रिस्टोफर कोलंबस की, जिसने अमेरिका की डिस्कवरी की थी। और हमने आपसे चर्चा की थी इसकी पोटैटो मेज और ग्रांड नट ले जाने की। आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चले तो हमने आपको बताया भी था पुर्तगाल, पर्टुगीज, स्पेनिश ने जो है कॉन्किस्ट किया था और कॉलोनाइज किया था किसको? अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। और इसको अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए यानी अमेरिका को एक उपनिवेश बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया था? अमेरिका को एक उपनिवेश बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था? तो यहां पे हथियारों का प्रयोग ना करके इसने स्मॉल पॉक्स के जर्म्स का प्रयोग किया था, जिससे इसने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। विशाल, अब आप इस बात को नहीं कहिए, ओके? डोंट। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ये चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। आगे, चाइना एंड इंडिया आर रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उस समय चाइना और इंडिया ही रिचेस्ट कंट्री थी। उसके बाद यूरोप की तरफ व्यापार जब यूरोप की तरफ बढ़ गया तो रिचेस्ट कंट्री कौन सी बन गई आपकी? रिचेस्ट कंट्री बन गई भाई आपकी रिचेस्ट कंट्री यूरोपियन कंट्रीज बन गई, जिसमें सबसे ज्यादा आगे कौन था भाई? सबसे ज्यादा आगे ब्रिटेन था। अगले उस पे चलते हैं हम लोग। आज हम लोगों को यहां से शुरू करना है अर्थव्यवस्था, 9वीं सदी की अर्थव्यवस्था, 19th सेंचुरी, इकोनॉमी ऑफ 19th सेंचुरी की आज हमें चर्चा करनी है। यहां से आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे आ जाओ। एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन फोकस ऑन इंडस्ट्रीज एंड फॉर फूड इट डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स ओनली, सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ फूड्स
सो रशिया अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड कल्टीवेशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, 19वीं सदी की अगर हम बात करें, अगर 19वीं शताब्दी लिखा है तो इसका मतलब हो गया 1801 से लेके जो भी 1899 तक का पीरियड, या कहीं कहीं 1900 तक का पीरियड, या 1900 लिखो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1900 तक के पीरियड को हम क्या कहेंगे, 19th सेंचुरी कहेंगे। जैसे कि अभी अगर बात करें तो 2001 से लेकर आपका 2001 से लेकर कब तक हो जाएगा, 2001 से लेकर 2100 तक का समय, 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी जो अभी चल रहा है। तो 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में जो है ब्रिटेन में क्या आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। इसने जो है अपने घर को, अपने देश को ब्रिटेन ने क्या बना रखा था, इंडस्ट्रीज का हब बना रखा था, और विश्व के हर देश को कॉलोनी बनाने की कोशिश किया करता था, और कॉलोनी बनाई हुई थी। जैसे भारत भी इसने अपनी एक कॉलोनी बनाई थी, उपनिवेश बनाया था, और भारत को अपनी कॉलोनी या उपनिवेश बनाने के बाद इसने भारत को अपने प्रोडक्टों का, अपने वस्तुओं का बाजार भी बना रखा था। और बाजार बनाने के बाद क्या किया इसने, जब अपने घर में आप फैक्ट्रीज यानी उद्योग खोल लोगे तो खाना कहां से खाओगे, तो इसने खाने के लिए किस पे निर्भर हो गया, ये विश्व के और देशों पे खाने के लिए निर्भर हो गया। इसीलिए इसने क्या किया, ये इंपोर्ट करने लगा, यानी आयात करने लगा, किसका, खाद्य पदार्थों का आयात करने लगा। और इसने कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर कहां पे करना शुरू कर दिए, इसने रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के खाद्य पदार्थों का क्या करने लगा, इंपोर्ट यानी आयात करने लगा। ये आयातों पे विश्व पे निर्भर हो गया और अपने यहां उद्योग लगाने लगा, लगाता रहा और उद्योगपति बन गया। फिर बाद में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें अमेरिका इससे आगे निकल गया था। फिर आगे हम बात कर रहे हैं, ब्रिटेन कॉलोनाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ब्रिटेन ने ज्यादातर विश्व के हिस्सों को अपनी कॉलोनी बना लिया और वहां की जो जमीन थी उसे अपने उद्योगों के लिए प्रयोग किया करता था। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ब्रिटेन यानी ब्रितानी हुकूमत यानी अंग्रेज क्या कराया करते थे, यहां पे कपास की और नील की खेती जबरदस्ती कराया करते थे, जबरन कराया करते थे। इसका एक एग्जाम्पल तिनखटिया पद्धति आपका चंपारण भी रहा है, जिसकी वजह से चंपारण का सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, है ना। आगे आ जाओ, चलो। तो लैंड का प्रयोग इन लोगों ने जहां भी ये उपनिवेश बनाते थे वहां की भूमि का प्रयोग करते थे और उस भूमि पे वो चीजें उगाते थे जो इनके उद्योग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। जैसे भारत की बात करें तो कपास और नील की खेती भारत में किया करते थे और यहां से अपने उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल ले जाया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ये आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताओ, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी ऑल्सो चेंजेस द वे ऑफ ट्रेडिंग बिग एंड रेफ्रिजरेटेड शिप्स रेलवेज एंड टेलीग्राफ लाइंस। तो जो तकनीकी थी, तकनीकी में भी बदलाव हुए और विश्व में अलग अलग तरह की जो छोटी छोटी ट्रेनें हुआ करती थी वो बड़ी बड़ी ट्रेनें बनने लगी। यानी विश्व में अगर ट्रेनों की बात करें, रेलवेज की बात करें तो वो किसकी वजह से आई, वो ट्रेडिंग की वजह से आई, वो ट्रेडिंग यानी व्यापार की वजह से विश्व में आई। और रेफ्रिजरेटेड शिप भी विश्व में व्यापार की वजह से आए। और रेफ्रिजरेटेड शिप्स लाने का बहुत बड़ा कारण था मांस का आगमन या ले जाना एक जगह से दूसरी जगह। क्यों मांस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यूरोप अब बाजार नहीं, यूरोप अब इंडस्ट्री बन चुका था और इंडस्ट्री को जब इंडस्ट्री लग गई है आपके यूरोप में तो आपको खाने के लिए चीज़ें चाहिए। तो ये मीट के लिए निर्भर रहता था विश्व पे। और मीट एक देश से दूसरी देश में तभी लाया जा सकता है जब वो कम से कम 50 दिन तक तो बिना छुए बिना खाए प्रिजर्व रहे, यानी वो सही रहे, वो खराब ना हो, सड़े ना। तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए या तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होगा या फिर आप मीट ना लाके यानी मीट जानवरों को ना काट के बिना काटे हुए शिप में भर लाओ। तो ऐसा बहुत दिनों तक हुआ और ये हुआ लगभग 1870 तक ऐसा ही होता रहा। यूरोप जो है
यूरोप को जीवित जानवर यूरोप तक ले जाते रहे, लेकिन बाद में रेफ्रिजरेटर का यूज होने लगा और वो जानवर काट के ले जाने लगे, क्योंकि जो जीवित जानवर जाया करते थे वो जानवर मर जाया करते थे, बीमार पड़ जाया करते थे और उनका मीट भी जो है अच्छा नहीं हुआ करता था। आगे चलो, अगले 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 प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहां पे हमने देखा रेलवेज, रेफ्रिजरेटर शिप्स और टेलीग्राफ लाइंस का जो है निर्माण होने लगा। ये भी कारण किसका था? उपनिवेशवाद का और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि इंडस्ट्री के बाद ट्रेड करना है तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनाइज द वर्ल्ड। 19वीं सदी के लास्ट में अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विश्व की ज्यादातर देशों में किसका कब्जा हो चुका है? तो ये कब्जा हो चुका था किसका? यूरोपियन कंट्रीज का। इन यूरोपियन कंट्रीज में पुर्तगाल भी थे, फ्रांस भी थे, डच भी थे, डेनिस भी थे और आपके स्पेनिश भी थे और आपके पुर्तगीज भी थे, है ना। ये सारी की सारी कंपनियां थी। ये क्या चाहती थी? हर देश को अपना जो है मार्केट बनाना चाहती थी और वहां के रॉ मटेरियल का प्रयोग करके और वहां को मार्केट बनाने की कोशिश किया करती थी और वहां पे जितना भी माल होता था, कच्चा माल, उसे खींचती थी, खनिज को खींचती थी और लगान लगा के वहां पे जितना भी पैसा होता था उसे भी खींचती थी। भारत इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, जिसे आप अपनी स्टडीज में पढ़ते भी रहते हो, बिल्कुल भारत एक जीता जागता इसका एग्जाम्पल है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने विश्व की ज्यादातर कंट्रीज को क्या बना लिया? अपनी कॉलोनी यानी अपना उपनिवेश बना लिया। लेकिन यहां पे 1885 में देयर इज अ मीटिंग इन बर्लिन, यहां पे आपको एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी और ये प्रश्न आपका सीधा टपक सकता है आपके पेपर में, मतलब आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ये प्रश्न आपका आ सकता है। 1885 में एक मीटिंग होती है बर्लिन के अंदर। बर्लिन के अंदर एक मीटिंग होती है 1885 में और उसमें क्या होता है ये आपको ध्यान से सुनना है, बड़ी ही रोचक जानकारी है। 1885 में ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग में तय किया जाता है, इस मीटिंग में तय किया जाता है कि किसका कितना अफ्रीकी महाद्वीप पे किसका कितना कब्जा रहेगा। यानी अफ्रीका के महाद्वीप को एक मानचित्र पे ये लोग बांटते हैं कि किसका कितना अफ्रीका होना चाहिए, यानी अफ्रीका पे किस यूरोपियन कंट्री का कितने कितने पार्ट पे कब्जा होगा। इस तरह अफ्रीका को अपने कंट्रोल में या अफ्रीका को उपनिवेश बनाया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना। 1885 में वर्लिंग में एक मीटिंग होती है जिसमें अफ्रीका को बांटा जाता है यूरोपियन शक्तियों के बीच में। इस तरह से ये लोग अपना शासन जमाया करते थे। देख रहे हो किस हद तक ये लोग पहुंच चुके हैं। आगे आ जाओ। दो कारण, टू रीजन्स आर बिहाइंड दैट अफ्रीकन्स बिकम स्लेव। दो कारण रहे। अफ्रीकन्स जो है, पहले तो इन्होंने उपनिवेश बनाया, उसे कंट्रोल किया, उसे कंट्रोल करने के बाद अफ्रीका के अंदर दो कारण रहे वहां के लोगों के स्लेव यानी दास बनने के। अब पहला कारण देख लेते हैं। दे डोंट वांट टू वर्क ऑन सैलरी। ये लोग सैलरी पे काम करना जानते ही नहीं थे और चाहते भी नहीं थे। इन्हें वेतन नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के लोग ग्रोथ नहीं चाहते थे। अफ्रीका के लोग के पास जमीन बहुत थी और जिसके पास कुछ पशु होते थे, कुछ एनिमल्स होते थे, बस उसके लिए उतना ही काफी था और वो अपना जीवन शैली ऐसे ही व्यतीत कर जाते थे। लेकिन आपको दूसरी चीज यहां पे अगर ध्यान देना है तो अफ्रीका में जमीन की तो कमी थी नहीं, तो हर किसी के पास जमीन थी और पशु अगर हो गया तो उनकी जिंदगी सेट है, मामला सेट है ना। और मामला जैसे ही सेट हो गया तो वो कभी भी वेतन पे काम किया ही नहीं करते थे, इसलिए वो वेतन पे काम करना जानते ही नहीं थे। ये कारण हुआ एक उनको दास बनने का। लेकिन अब यहां पे कैसे कहोगे आप ये कारण हो गया? तो आप ऐसे कहोगे, जब यूरोपियन कंपनीज जाएंगी तो वहां की खदानों में जितना भी सोना
सोना है उसे निकालेंगी, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रीशियस खनिज हैं, प्रीशियस ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, उन्हें वहां से निकालेगी। कहां से? अफ्रीका से निकालेगी। तो उस काम को करने के लिए उसे क्या चाहिए? वर्कर्स चाहिए, लेबर चाहिए। और उस लेबर को कौन कहां से लेके आएंगे? यूरोपियंस। तो लेबर को अपने यूरोप से तो लेके नहीं आएंगे, क्योंकि यूरोप में वैसे भी जनसंख्या उस समय पे कम ही थी। इसलिए वो क्या करेंगे? वहां के निवासियों को ही क्या बनाएंगे? वहां के निवासियों को ही वेतन पे रखेंगे। और वेतन पे ये लोग रहना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि इन्हें जबरदस्ती जो है वेतन पे लाओ। तो उसका एक रीजन था कि इन्हें दास बना लिया जाए। और दास बनाने में दूसरा पॉइंट बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। क्या है? रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग ने जो है 90% जो है कैटल्स जो है मवेशियों को मार दिया था। 90% मवेशियां जो है मर गई थी। अब जब मवेशियां मर गई और जितनी मवेशियां बची हुई थी, एनिमल्स बचे हुए थे अफ्रीका में, उन एनिमल्स को इन्होंने अपने कब्जे में ही ले लिया। किसने अपने कब्जे में ले लिया? तो जितनी भी कॉलोनीज थी उन्होंने अपने कब्जे में, जो भी कंट्रोल किए था अफ्रीका पे, वहां पे उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। अब किसी भी अफ्रीकन के पास कोई भी पशु नहीं बचा, और इनकी जमीन को भी जबरदस्ती अपने कब्जे में यूरोपियंस द्वारा ले लिया गया। यानी अब इन्हें बिल्कुल नंगा फकीर बना के रख दिया गया। अब अगर आपको नंगा फकीर बना दिया जाएगा तो आप फिर हर काम करने को राजी हो जाएंगे। बस यहीं से दास्ता का यानी स्लेवरी का काम चालू हो जाता है। कहां पे स्लेवरी का काम चालू हो जाता है? अफ्रीका के अंदर। तो ये इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और रेंडर पेस्ट की बात करें अगर, तो रेंडर पेस्ट एक बीमारी थी जो कि मवेशियों को यानी एनिमल्स को उसने बहुत बुरी तरह मारा था। आगे आ जाओ। ये भी प्लेग की तरह थी। देयर इज अ ह्यूज इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया that's why we can now see descent, and this system was now see descendant एंड दिस सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इन 1921। इस लाइन का सही मतलब हम बताते हैं। डिसेंडेंट यानी जो वंशज होते हैं। अब समझो यहां पे, अब अफ्रीका जब नई नई कॉलोनीज बनाएगा, पूरे ही विश्व में अलग अलग देशों में कॉलोनी बनाएगा, तो जरूरी नहीं है उसे हर जगह वर्कर्स मिल जाएं, क्योंकि हर जगह की जनसंख्या इस समय पे कम होगी। जब अमेरिका नहीं, यूरोप जब अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाएगा, तो कॉलोनी बनाते समय, ये 19th सेंचुरी की बात है, तो 19th सेंचुरी में जरूरी नहीं है हर जगह उसे काम करने वाले लोग मिल जाएं। अब इंग्लैंड क्या करेगा, या यूरोप के अलग अलग देश क्या करेंगे? वो अलग अलग देशों में से क्या करेंगे? लोगों को काम करने ले जाएंगे। यहां पे होगा माइग्रेशन, किसका? लेबर का। तो आप आज भी देखते हो, अगर वेस्ट इंडीज से कोई मैच वगैरह चलता है तो उसमें अलग अलग भारतीय जैसे नामों के खिलाड़ी होते हैं, जैसे सुनील नारायण हमने सुने हुए हैं ना। तो सुनील नारायण जो हैं वो कहाँ के? भारतीय वंशज का ही तो नाम है। तो यानी कैरिबियन द्वीपों पे जो अमेरिका के नीचे द्वीप समूह हैं वो कैरिबियन द्वीप कहे जाते हैं। तो कैरिबियन द्वीपों पे बहुत से लोग भारत से भी ले जाए गए और बहुत से लोग अफ्रीका में भी ले जाए गए। किनके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा बहुत से लोग ले जाए गए यहां पे और इनसे काम कराया गया। यही कारण, यही यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे डिसेंडेंट जो भारत के थे वो ले जाए गए थे, यानी वंशज भारत के थे वो ले जाए गए थे। और आज भी हमें उनके नाम और धर्म से ये चीज समझ में आती है। यहां पे अगर देखेंगे तो भारत में इस चीज को कब खत्म किया गया? 1921 में खत्म किया गया। इनसे एक रोचक तथ्य बता देते हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो समझने वाली बात यह है, जब ये इन्हें ले जाया, ये जो लेबर्स थे,
इन्हें अनुबंधित, जो कि बंधे हुए थे, यानी जबरदस्ती ले जाए जाते थे। तो ये जब ले जाए जाते थे, कुछ को तो भड़का के ले जाए जाते थे, हम तुम्हें 1 लाख रुपए महीना जो है सैलरी देंगे, या इतना देंगे इतना देंगे, और वहां पे जब जाते थे तो 50 रुपए ही सैलरी मिला करती थी, यानी जितनी भी सैलरी दिया करते थे उतनी मिला करती थी, यानी खाने वाने का काम चलता रहता था और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। और वहां पे बहुत पेल के, बहुत जबरदस्त तरीके से इनसे काम कराया जाता था। अब यहां पे एक चीज का यह ध्यान रखना है कि इनसे जब ज्यादा काम कराया जाता था तो ये किस में भाग जाते थे, ये वहां पे बने जंगलों की तरफ भाग जाया करते थे और जंगलों में रहने लगा करते थे। लेकिन अगर दोबारा से किसी, जिस यूरोपियन कंपनी की वो कॉलोनी है, उनके सैनिकों को अगर ऐसा कोई मिल जाता था तो उसमें बहुत मार लगाते थे और उसे जबरदस्ती उससे काम कराते थे, खाना खिलाते थे, पैसे फिर देते ही नहीं थे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग उन जंगलों में रहने लगे और बस गए जाके, बस वही भारत के वंशज यानी डिसेंडेंट बन गए, और वही आज हमें अलग अलग देशों में देखने को भी मिलते हैं। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रहनी चाहिए। सती दास प्रथा का अंत 1921 में कर दिया गया था। There are huge number of traders also migrated to mainly Africa in mid 19th century। 19वीं सदी के मध्य में बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे, जो व्यापारी थे, वो भारत से कहां पे माइग्रेट हुए, अफ्रीका में माइग्रेट हुए, अफ्रीका में पहुंचे। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताते हैं। एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी अफ्रीका में पहुंचे थे, और अब्दुल्ला नामक व्यापारी को ही अपने कुछ वकालत के संबंध में कुछ काम था। इन्हीं के वकालत के संबंध के काम में जो है अफ्रीका में कौन गया था, तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका की तरफ गए थे। तभी तो महात्मा गांधी जी वहां पे रहे थे अफ्रीका के अंदर। अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत का काम करने गए थे महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी वकालत सीख के लंदन से आए थे, बैरिस्ट्री लंदन से सीख के आए थे, और अमेरिका में अफ्रीका में अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत का काम करने गए थे। फिर ये 1915 में भारत में अफ्रीका से महात्मा गांधी का आगमन हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे जो भारतीय थे वो व्यापार करने भी अफ्रीका गए थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो अफ्रीका में गए थे। अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं। ब्रिटेन मेक इंडिया एज अ मार्केट, हमने आपको पहले ही बताया, हर देश जो यूरोप का था वो हर देश को अपनी कॉलोनी बनाने की ही कोशिश करता था, और कॉलोनी बनाने के बाद उसे अपना बाजार बना लिया करता था, और अपने देश में प्रोडक्शन करके, उत्पाद करके उपभोक्ता उस देश को बनाता था, जिसको उपनिवेश भी बनाता था, यानी कोलोनाइज करता था, और वहां का रॉ मटेरियल यूज करता था। जैसे भारत की बात करें तो कॉटन और इंडिगो यानी कपास और नील की यहां पे बात हो रही है। कपास और नील भारत में उगवाता था और उसे अपने यहां प्रयोग करता था। यहां पे अगर देखेंगे तो भारत एक समय में कपड़ा का बहुत बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था, लेकिन ये जब कॉलोनी बन गया, ये उपनिवेश बन गया यूरोप का, यानी ब्रिटेन का ये जब कॉलोनी या उपनिवेश बन गया अमेरिका, तो इंडिया, तो इंडिया से जो कपड़े का निर्यात था वो घट गया। ये आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि ब्रिटेन का कॉलोनी जब इंडिया बना तो उसके किस चीज में कमी आई, तो वो पूछ सकता है इंपोर्ट ऑफ क्लोथ्स। बिल्कुल, इंपोर्ट ऑफ क्लोथ्स में कमी आई, लेकिन राइज क्या हुआ यहां पे, उसका जो कॉटन का एक्सपोर्ट था वो बढ़ने लगा। यानी यहां से अंग्रेज कपास ले जाते थे और अपने देश में यानी इंग्लैंड में क्या बनाते थे, उसका कपास से कपड़े बनाया करते थे। इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में भी, समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए। सिलेबस से दीपेश बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड खत्म, और 3 ही क्लास में आपका 2 या 3 क्लास में आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, और बहुत जल्दी इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगा।
ऋतिक, वी विल, इफ आई कैन आई विल डू दैट, डोंट वरी। चलो आगे आओ, अगले एक पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। वर्ल्ड वॉर एंड इकोनॉमी, विश्व युद्ध के साथ व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन आए, यह हमें देखना है। आप समझ तो गए होंगे, विश्व युद्ध होगा तो अर्थव्यवस्थाएं गिरेंगी, खत्म होगी और फिर दोबारा से बनेंगी। बस हमें यही देखना है, विश्व युद्ध के समय और विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्थाओं में क्या फर्क महसूस होता है। चलो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज द फर्स्ट टेक्निकल वॉर एंड दिस चेंजेस यूरोपियन सोसाइटी इन विच नाउ वुमेन बिकेम वर्कर, फैमिलीज इनकम बिकेम लेस ड्यू टू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली किल्ड इन वॉर। यहां पे समझने वाली बात है कि प्रथम विश्व युद्ध ही विश्व का सबसे पहला टेक्निकल यानी तकनीकी युद्ध था, क्योंकि इसमें बहुत सी तकनीकों का यूज किया गया था। इसमें गैसेस का यूज किया गया था, लोगों को मारने के लिए गैसों का प्रयोग हुआ था, यानी अच्छी सी केमिकल्स का भी प्रयोग किया गया था। तो यह एक टेक्निकल युद्ध था। दूसरी चीज, इसने यूरोपीय समाज को बहुत अलग तरीके का बना दिया, क्योंकि यहां पे वुमेन्स को वर्कर बना दिया, वुमेन्स को यानी महिलाओं को भी कामगार बना दिया, और महिलाएं भी अब इंडस्ट्रीज में काम करने लगी थी, और मेंस यानी पुरुषों को महिलाओं के बराबर करने में विश्व युद्ध का रोल रहता है। यहां पे अगर आगे जाएंगे हम, तो फैमिलीज की जो इनकम थी, जो परिवारों की इनकम थी, परिवारों की आय थी, वो भी क्या हो गई, वो भी कम हो गई, क्योंकि फैमिली के मेंबर्स जब मारे जाएंगे, जब युद्ध में मर जाएंगे, तो वो जो कमा के ला रहे थे वो भी कम हो जाएगा। आगे अगर हम देखेंगे तो इस तरह अब क्या होगा कि लोगों के पास पैसे कम होंगे और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। लोगों के पास पैसे कम होंगे और पैसे कम होंगे तो वो परेशान होंगे चीजों को खरीदने के लिए। अब क्या होगा, ब्रिटेन इज वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी, बट आफ्टर वॉर ब्रिटेन बिकम बोरोवर एंड अ न्यू नेशन यूएस बिकम लेंडर। यहां पे यूएस यानी अमेरिका क्या हो गया, एक देनदार बन गया। जैसे ही विश्व युद्ध में सारी की सारी जो रिसोर्सेस थे, जो संसाधन थे, वो ब्रिटेन के खत्म हुए, ब्रिटेन में भूखमरी फैली, ब्रिटेन के लोग परेशान हुए क्योंकि परिवार खत्म हो गए उनके, और परिवार खत्म हो गए तो कमाने वाला कोई नहीं, इस तरह वहां पे बुरी हालत हो गई। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई, और ब्रिटेन को अपनी अर्थव्यवस्था सही करने के लिए किस पे निर्भर रहना पड़ा, और ये निर्भरता उसने अमेरिका पे दिखाई, और अमेरिका से बहुत सारे पैसे वॉरो किए। तो अमेरिका ने जर्मनी और ब्रिटेन दोनों को ही पैसे भर भर के दिए और अपनी अर्थव्यवस्था चमका ली। ये एक नया देश, नया अर्थव्यवस्था का लीडर बन के उभरा अमेरिका। अब यहां पे देखेंगे 1920s में यूएस की इकोनॉमी जो थी, यानी अमेरिका की इकोनॉमी थी, वो बूस्ट हो गई विद मास प्रोडक्शन। यहां पे एक और काम हुआ, यहां पे मास प्रोडक्शन भी होने लगा। मास प्रोडक्शन मतलब व्यापक जो है उत्पादन होने लगा। व्यापक उत्पादन का मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अभी कम मात्रा में बन रहे हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। और बिल्कुल ये बढ़ाई गई, कहां पे बढ़ाई गई, तो अमेरिका में मास प्रोडक्शन बढ़ाया गया। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल फोर्ड कंपनी में है। उस फोर्ड कंपनी ने कन्वेयर बेल्टों का यूज किया, और कन्वेयर बेल्टों द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाया गया। अब कन्वेयर बेल्टें क्या हैं तो समझ लेना, ये हम शायद यूट्यूब पे भी बता चुके हैं अपनी एक प्रैक्टिस की क्लास में। तो फोर्ड कंपनी ने जो एक इंसान होता है जो पुर्जे लगाता है गाड़ी में, उस गाड़ी को यहां रख लिया और इस पे पुर्जे आते जा रहे हैं, इस बेल्ट पे। तो ये इंसान जैसे ही पुर्जा आता है उठा के लगा देता है, अगला पुर्जा आया वो भी उठा के लगा दिया, अगला आया वो भी लगा दिया, अगला आया वो भी लगा दिया। इस तरह ये जो इंसान है वो फ्री नहीं बैठा हुआ है और ये लगातार काम करता चला जा रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए मास प्रोडक्शन होने लगा अमेरिका में और अमेरिका की इकोनॉमी राइज कर गई एकदम से। और इन बेल्ट्स को कहते हैं कन्वेयर बेल्टें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई हो गी। तो अगर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए तो आप सहज हो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब यहां पे अगला आता है इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी 1929 की महामंदी। 1929 की महामंदी में क्या हुआ था
कि अमेरिका ने बहुत सारी लैंडिंग कर दी, और लैंडिंग करने के बाद जर्मनी फिर भी अपने जो है अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार पाया, नहीं सक्षम बना पाया, और उसने बहुत सारा पैसा जर्मनी अपने देश में ही छाप दिया था। इतना पैसा छाप दिया था कि आपको अगर बिस्किट एक खरीदना है, एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है, तो आपको एक झोला भर के क्या ले जाना पड़ेगा, आपको झोला भर के एक पैसे ले जाने पड़ेंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि महामंदी आ गई और विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि जब अमेरिका ने जर्मनी को पैसे दिए थे, अब जब जर्मनी में उस पैसे की वैल्यू ही नहीं है, तो जब जर्मनी में मंदी आएगी तो अमेरिका भी उससे प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका का भी लेन देन किससे है, जर्मनी से है। अगर आज इस समय में अगर हम बात करें, अगर इस समय में किसी देश में विश्व के मंदी आती है तो उससे दूसरा देश भी प्रभावित होता है, क्योंकि आज जो एरा है, जो काल है, जो समय है, वो ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का समय है। और वैश्वीकरण के समय में जो है व्यापार हर देश का हर देश से होता है, और जब व्यापार में जब किसी के पैसे में बहुत गिरावट आ जाए तो व्यापार में भी जो है अलग अलग तरीके की इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जब व्यापार किसी भी देश का कम होगा तो उस देश का, जिस देश से व्यापार हो रहा है और जो देश व्यापार कर रहा है, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पे फर्क पड़ेगा। यानी आज के समय में हर देश की अर्थव्यवस्था हर देश से जुड़ी हुई है, जो भी एक दूसरे से व्यापार पे निर्भर है। तो मंदी अगर एक देश में आती है तो दूसरे देश में भी उसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। और यही ग्रेट डिप्रेशन में भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे भारत में व्यापार ही कहां था? बिल्कुल था, क्योंकि यहां पे अभी किसकी हुकूमत थी? ब्रिटेन की हुकूमत थी, और भारत डायरेक्टली अटैच था यूरोप से, इसलिए यहां पे भी मंदी के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या महामंदी या आर्थिक मंदी के कारण भारत पे कुछ प्रभाव पड़े थे, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल पड़े थे, बिल्कुल पड़े थे। और इस मंदी से निपटने के लिए ब्रिटेन ने भारत में बहुत सारा सोना भारत से ले जाने का काम किया, और भारत के सोने से ही इस मंदी से ब्रिटेन निपट सका। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक डिवास्टेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन, यूएस इमर्ज एज डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड सोवियत यूनियन इमर्ज इन ईस्टर्न वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय इकोनॉमिक डिवास्टेशन का समय था, यानी आर्थिक विनाश का समय था। वह सामाजिक आपके अवरोध का समय पैदा कर दिया था, और इस समय में यूएस यानी अमेरिका एक डोमिनेंट यानी एक राजनीतिक और सैन्य रूप से बड़ा शक्तिशाली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन के उभरा, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी विश्व का मुखिया था। और यहां पे अगर हम देखें सोवियत यूनियन की तरफ, तो सोवियत यूनियन पूर्वी वर्ल्ड में यानी पूर्वी विश्व में, ईस्टर्न वर्ल्ड में एक बड़ी पावर बन के उभरा। अब ये दो देश बने हैं, एक देश बना है अमेरिका और दूसरा देश बना है यूएसएसआर यानी ये सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। रूस की विचारधारा, रूस के देश की विचारधारा समाजवाद पे आधारित थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अमेरिका की विचारधारा कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद पे आधारित थी। तो दोनों ही विचारधाराओं की आपस में लड़ाई हुई, और लड़ाई ये मन की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी, थॉट्स की लड़ाई थी। इसीलिए इस लड़ाई को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। इसलिए दो ध्रुव बन गए, टू पोल्स क्रिएट हो गए, दो ध्रुव बन गए विश्व में। एक ध्रुव का वाहक हो गया अमेरिका और एक ध्रुव का वाहक हो गया रूस। तो दोनों ही ध्रुव में आपस में लड़ाई भी होने लगी, और इनके सैन्य संगठन भी दो बने, और अमेरिका के सैन्य संगठन को नाम दिया गया नाटो, और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के सैन्य संगठन को नाम दिया गया वॉरशॉ पैक्ट। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो वो किसको ज्वाइन करे, उसके सामने ये प्रश्न चिन्ह था, वो सोशलिज्म यानी समाजवाद के साथ जाए, या वो
समाजवाद के साथ जाए या वो पूंजीवाद के साथ जाए, यानी रूस के साथ जाए या अमेरिका के साथ जाए, तो उसने किसी का साथ ना चुन के अपने आप को अलग कर लिया और एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, नाम चलाया, जिससे बहुत से सारे देश जो इन दोनों गुटों में नहीं जाना चाहते थे, जो गुट निरपेक्ष रहना चाहते थे, वो किसी में अलाइंड नहीं रहना चाहते थे, नॉन अलाइंड रहना चाहते थे, वो उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से ज्वाइन हो गए, नाम से ज्वाइन हो गए। इस तरह से दो पोल्स के साथ साथ एक न्यूट्रल चीज भी चल रही है जिसे हम बोल रहे हैं नाम। अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा देश नाम में जुड़ गए, क्योंकि अफ्रीका भी बहुत सारे उपनिवेश, बहुत सारे यूरोपीय देशों का उपनिवेश था। तो सारे के सारे जब उपनिवेशों ने उस अफ्रीका को, महाद्वीप के हर देश को आजाद किया, तो वो भी इन दो गुटों में नाम शामिल होके वो भी नाम में शामिल हुए। तो बहुत सारे अफ्रीका के देश भी नाम में शामिल हुए और भारत भी दो गुटों से अलग रहा और नाम में ही शामिल हुआ। आगे चलते हैं तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी जो औद्योगिक समाज था वो मास प्रोडक्शन तो कर सकता था, लेकिन उस प्रोडक्शन को ले जाता कहां, उपभोक्ता भी तो उसे चाहिए थे। तो वो अब विश्व में मार्केट खोजने लगा और गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन। और अगर मार्केट चाहिए तो कंजम्पशन कराना है तो गवर्नमेंट को, जैसे कि जो उद्योगपति होते थे वो निजी हुआ करते थे, प्राइवेट लोग हुआ करते थे, जैसे आप अपनी कंपनी खोलो तो आप प्राइवेट हो, लेकिन आज आपको जब फैक्ट्री खोलनी है तो बहुत से कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहती है, यानी गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करती है आपके काम काज में। तो अगर आपको कंजम्पशन अच्छा कराना है तो ऐसा बोला गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि सरकार को भी अर्थव्यवस्था में क्या करना पड़ेगा, भागीदार बनना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि एक महामंदी हम देख चुके हैं। और इस महामंदी से निपटने के लिए ऐसा किया जाए कि जो अर्थव्यवस्था है हर देश की वो प्राइवेट हाथों में ना रह के सरकारी हाथों में रहे और अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का भी हस्तक्षेप हो, तो वो मास कंजम्पशन बढ़ सकता है जो प्रोडक्शन हो रहा है, इससे अर्थव्यवस्थाएं फिर से पटरी पे आ सकें। ये महामंदी के दौर की बात है और ये बोलने वाले थे J.M. केनीज, जॉन मेनार्ड केनीज। ये एक अर्थशास्त्री थे, जॉन मेनार्ड केनीज ने ऐसे बोला था। लेकिन अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट हाथों में रहना चाहिए, तो ये किस अर्थशास्त्री ने बोला था, तो ये बोला था आपके एडम स्मिथ साहब ने। एडम स्मिथ साहब ने एक विचारधारा दी थी जिसे बोला जाता है लेसे फेयर, उसे बोला जाता है लेसे फेयर विचारधारा। लेसे फेयर का मतलब है जो सरकार है उसका प्रोडक्शन पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन एडम स्मिथ जी की विचारधारा को जॉन मेनार्ड केनीज ने 1929 की महामंदी के बाद इसे गलत बताया और कहा नहीं, सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं। यही कारण है कि आज सरकारें जो है फिस्कल पॉलिसी बनाती हैं, जिसके आधार पे वो देश की अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप करती हैं। चलो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत से लोगों पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत से लोगों का छिन गया था, क्योंकि उद्योग भी बंद हो रहे थे आर्थिक मंदी के समय। देयर इज अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे ही लोगों को रोजगार देने के लिए और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वो जुलाई 1944 में एक सम्मेलन होता है। कहां पे? ब्रिटेन वुड्स जगह नामक शहर में, जो कि यूएसए में आता है, वहां पे एक सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में दो नए संस्थानों का गठन किया जाता है। क्यों दो नए संस्थानों का? क्योंकि ये उद्योग को दोबारा से ग्रोथ कराएंगे और दूसरी चीज ये क्या कराएंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी देश इससे प्रभावित हुए हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से बूस्ट करने के लिए, फिर से उसमें उत्साह भरने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के, उनके लोगों में उत्साह भरने के लिए और अर्थव्यवस्था को फिर से ताकतवर बनाने के लिए
इन दोनों ही संस्थानों का क्या हुआ, उदय हुआ। और इन संस्थानों को किस नाम से जानते हैं, तो एक है न्यूयॉर्क इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कहां पे सेटअप हुए, तो न्यूयॉर्क में सेटअप हुए, लेकिन इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष यहां पे लिखा होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या मौद्रिक कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या मौद्रिक कोष। और दूसरा संगठन था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आप प्यार से वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक भी बोल देते हो, है ना। आपको यहां पे याद रखना है ये दोनों के दोनों संस्थान कहां की कॉन्फ्रेंस से बने थे, तो ब्रिटेन वुड्स में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या सम्मेलन हुआ था, उसी का ये दोनों ही संस्थान परिणाम थे। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन वुड्स नामक दो संस्थाएं जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम या ब्रिटेन वुड्स जुड़मा कही जाती हैं, यानी दो बहनें हैं, ये जुड़मा बहनें हैं जो ब्रिटेन वुड्स में जन्मी थीं, तो इन्हें ब्रिटेन वुड्स सिस्टम या ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। और इन्हीं पे अब सारी की सारी जिम्मेदारी उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को दोबारा से खड़ा करने की और विश्व के हर देश को फिर से उसकी अर्थव्यवस्था को रिवैम्प या उसको ग्रोथ कराने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों संस्थानों पे आ जाएगी। तो इससे आपके प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं कि इन दोनों संस्थानों का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में दोनों का ही देखने को हमें मिलता है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यूरोप एंड जापान आर नॉट दैट मच डिपेंड अपॉन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। देखो जापान की अगर हम बात करें तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे चलो आगे चलते हैं, हम लोग अपने क्लास टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे यूरोप की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुए थे वो यूरोप को हुए थे और साथ साथ में जापान को भी हुए थे, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम फेंक दिए थे और उसके कारण जापान की भी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। और इसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बाद जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान खोले गए थे, ब्रिटेन वुड्स संस्थानों की स्थापना हुई थी, उन संस्थानों पे जो है डिपेंड कौन नहीं किया, तो ये दोनों के ये इन संस्थानों पे डिपेंड नहीं किए। और जब ब्रिटेन वुड्स ने देखा कि हमारे जो है ये इज्जत ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल हमारी, यानी हमें जिस काम के लिए बनाया गया है ये हमें भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान अपनी अटेंशन कुछ विकासशील देशों की तरफ आकर्षित कर देते हैं। जैसे उसमें एक देश भारत भी आता है, भारत भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेता रहता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। अब वैश्वीकरण का समय आ गया, ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया, और ग्लोबलाइजेशन के समय में हम देखेंगे कि क्या क्या चेंज आए ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में और क्या व्यापार में चेंज आए। अब देखते हैं इस पे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेटअप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, जैसे कि $1 कितने रुपए के बराबर है यह तय किया जाता था ब्रिटेन वुड्स संस्थानों द्वारा। और ये ब्रिटेन वुड्स संस्थान कैसे तय करते थे ये, तो ये ब्रिटेन वुड्स संस्थान ये तय किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूएस डॉलर। यूएस का जो डॉलर होता था उसके आधार पे ये तय किया करते थे कि जो है यूएस डॉलर की जो वैल्यू हुआ करती थी मार्केट में, जितने रुपए में यूएस डॉलर जो है प्रोडक्ट खरीदा करता था, उसके नजरिए से, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे तय होता था कि किस कंट्री का जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के कितने डॉलर्स के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, वैसे ही एक देश दूसरे देश से व्यापार करने लगा, हर देश व्यापार के अंदर आ गया। और जब हर देश व्यापार के अंदर आ गया तो हर देश की अर्थव्यवस्था हर देश से प्रभावित होने लगी, तो हर देश की करेंसी हर देश से
प्रभावित होने लगी तो यहाँ पे डॉलर की कहानी खत्म कर दी गई ब्रिटेन वुड्स द्वारा, और उन्होंने कहा अब एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर की कीमत कितने रुपए के बराबर हो ये डॉलर के व्यापार से निर्धारित नहीं की जा सकती, अब ये निर्धारित की जाएगी किसका, अब ये निर्धारित नहीं होगी, अब ये फ्लोटिंग रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का प्रयोग किया जाने लगा। और दूसरी चीज, जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान है वो अपनी एक मुद्रा प्रयोग करते हैं जिसे एचडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, और अब ये एक्सचेंज रेट हमेशा सोने के भाव से तौला करते हैं, सोने के भाव से एक्सचेंज रेट को मिलाया करते हैं। समझ रहे हैं आप? आगे चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सचेंज रेट जो फ्लोटिंग थे वो फिक्स्ड थे, जो फ्लोटिंग पे आ गए, और इस तरह ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में ये बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव क्या हुआ कि हर देश से व्यापार करने लगा। ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट था। और अगर हम आगे बात करें तो देशों के अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया, जैसे कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जो बंद अर्थव्यवस्थाएं थी, वो खुल गई, खुली अर्थव्यवस्थाएं हो गई, और इस तरह ग्लोबलाइजेशन का दौर भारत ने भी देखा। और अब हम इस पे प्रश्न कर लेते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं। इन 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में इकोनॉमिस्ट नोटेड मेजर फ्लॉज इन इंटरनेशनल इकोनॉमी। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस किस चीज का फ्लो यानी बहाव देखा। व्यापार बह रहा था, श्रम बह रहा था, पूंजी बह रही थी, या सभी बह रहा था? तो पहले ही डी ऑप्शन आ गया सभी का, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये व्यापार का एक समय था, इंडस्ट्रियलाइजेशन साथ में औद्योगिकीकरण का समय था 19वीं शताब्दी। तो यहां पे व्यापार भी होगा, पूरे ही विश्व में व्यापार भी होता रहेगा, हर जगह फ्लो देखा जाएगा व्यापार का। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाना है तो उन्हें बेचना भी है, तो एक व्यापार बिल्कुल इसका सही है। श्रम, बिल्कुल श्रम भी चाहिए, हमें कच्चा माल भी चाहिए, और साथ में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स भी चाहिए, तो श्रमिकों का भी बहाव देखने को मिलेगा। और पूंजी नहीं होगी तो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कैसे होगी? तो पूंजी का भी बहाव देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, कोई एक ऑप्शन देके और 3 ऑप्शन हटा दिए जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं कि 19वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्रियों ने किन 3 चीजों का बहाव देखा। तो ये तीनों चीजों का बहाव अर्थशास्त्रियों ने देखा था 19वीं शताब्दी में। आप 19वीं शताब्दी को औद्योगिकीकरण से मिला के देखिए और उपनिवेशवाद से मिला के देखिए, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोलोनाइजेशन दोनों से मिला के देखिए, तो आपके ज्यादातर प्रश्न सही हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग में एक टेक्निकल टेम्परामेंट जरूर फिट करना पड़ेगा, उसी टेक्निकल टेम्परामेंट के आधार पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि आप फैक्ट के साथ साथ टेक्निकल पैरामीटर अपने दिमाग में जरूर फिट कर लें। हु वंडर अफ्रीका एंड हेल्प यूरोप टू कॉलोनाइज अफ्रीका। अफ्रीका को कौन घुमक्कड़ था जो अफ्रीका को घूमा, और अफ्रीका को घूमने के बाद उसको यूरोप की कॉलोनी बनाने में यूरोप वासियों की मदद की, यानी सारी ही चीजें यूरोप वासियों को बताई। तो लिविंगस्टन, क्रिस्टोफर नेपोलियन या हेनरी मैट्रिक स्टैनले, कौन इसमें सही ऑप्शन होगा? नेपोलियन विवेक कुमार का उत्तर आया है, लेकिन ये नहीं, ये तो गलत है। इसका सही उत्तर होगा लिविंगस्टन। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका से संबंधित रहेंगे। समझ रहे हैं? चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बीएस नेपाल। बीएस नेपाल ये कैरेबियन द्वीप समूह के भारतीय डिसेंड के, भारतीय वंश के लोग थे। कैरेबियन द्वीप समूह के भारतीय वंश के व्यक्ति थे, और इन्हें बताओ नोबेल प्राइज किसमें मिला था? तो इन्हें लिटरेचर में, फिजिक्स में, पीस में, मेडिसिन में, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य, यानी मेडिसिन में इन्हें मिला हुआ था। आगे चलो, फुल एम्प्लॉयमेंट कैन ओनली बी अचीव इफ गवर्नमेंट हैव पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ। पूर्ण तरह से रोजगार कब
आ सकता है जब सरकार के पास किन चीजों की शक्ति हो रोकने की, किस चीज के बहाव को रोकने की शक्ति हो। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उन्हीं 3 पॉइंट पे है। वस्तुएं, कैपिटल, लेबर। पीस पे नहीं मिला था, लिटरेचर पे मिला था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। साहित्य पे मिला था रेशमी चौरसिया, कुमारी सीमा ए, भास्कर 2, लिविंगस्टन, लैम लिविंगस्टन याद आ रहा है तुमको? कुमारी, चलो आगे आ जाओ। लैम लिविंगस्टन याद रखो, बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये सीधे सीधे पॉइंट दिए हैं, यही पूछने के चांसेस भी रहेंगे। हाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी एश्योर्ड विद रेफरेंस टू लेसन फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो है आर्थिक स्थिरता कैसे लाई जा सकती है, और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए हमने द्वितीय विश्व युद्ध से क्या क्या सीखा, क्या क्या सीख मिली, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए, बहुत शानदार प्रश्न है। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें क्या क्या सिखाया। थ्रू इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार जो है इंटरवेंशन कर जाए, सरकार हस्तक्षेप कर जाए किसमें, अर्थव्यवस्था में। दूसरा, नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम्स, ज्यादा और स्थिर वेतन की आवश्यकता पड़ी लोगों को होनी, ज्यादा और स्थिर वेतन होना चाहिए लोगों का। थ्रू मास प्रोडक्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, या बहुत ज्यादा जो है उपभोग होना चाहिए। बताओ भाई, तो इसका सही उत्तर होगा ए पार्ट, बिल्कुल ए पार्ट ही इसका सही उत्तर होगा। ये दोनों पार्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि जब मास प्रोडक्शन हो तो मास कंजम्पशन भी हो, और अगर मास कंजम्पशन है यानी बहुत ज्यादा व्यापक उपभोग है, तो व्यापक उत्पाद भी बनने चाहिए। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री कैन वीटो डिसीजंस ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब बताओ बना कहां था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के निर्णय को वीटो कौन कर सकता है, यूएस, फ्रांस, जर्मनी या रूस। बताइए, उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। 3-3-3 सभी का आ रहा है। यूएस इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कहां पे हुआ था, यूएस के ही अंदर हुआ था। तो इस तरह याद रख सकते हो, यही वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब होता है किसी भी डिसीजन के लिए मना करना, है ना। अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत को पैसा देने का डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन को रोक कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। तो यह होता है वीटो। तो वीटो पावर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में किसके पास है, तो अमेरिका के पास वीटो पावर है। चलिए, सभी का ए आ रहा है। अफरीदी हो, राघवेंद्र हो, परशुराम हो, प्रीति हो। प्रीति आप 2 क्यों बोल रही हो, एक है आंसर इसका, 1 नंबर इज द आंसर। आगे चलो। विच इंस्टीट्यूशन आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्थाएं डिपेंड थी, और जिनकी करेंसी एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी है। बताइए, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, या एशियाई विकास बैंक, या ब्रिटेन वुड्स संस्थान, या उपरोक्त सभी। बताइए, इसका उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर दीजिए जल्दी। आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होंगे, रेशमी चौरसिया, बिल्कुल सही। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होंगे, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर होंगे। यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होंगे। सॉरी, वो मैं न्यूयॉर्क बता गया था। दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होंगे, सॉरी फॉर दैट गाइस। और आगे अगले प्रश्न को बताइए जरा। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, ब्रिटेन वुड्स संस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स संस्थान। सभी ने सही उत्तर मारा है। 3-3-3-3-3, बिल्कुल 3-3-3-3-3। शुभम,
दीपेश, विश्वजीत, बिल्कुल सभी का सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड, विश्व में जो औद्योगिक ग्रोथ, औद्योगिक वृद्धि है, उद्योग में वृद्धि है, वो किस संस्थान द्वारा की गई थी? ब्रिटेन वुड्स संस्थान द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड या विश्व व्यापार संगठन द्वारा, या खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, या प्राइवेट या निजी बैंकों द्वारा? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होना चाहिए। बताइए, सही उत्तर होगा ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ब्रिटेन वुड्स संस्थान इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग इन वर्ल्ड, जो है विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना कब होने लगी? एमएनसी सुनते हो ना, मैं एमएनसीज में काम कर रहा हूं। यानी एमएनसीज होती क्या है कि जो एक कंपनी है और दूसरे देश में भी वो कंपनी काम कर रही है तो उसे एमएनसी बोल दिया जाता है। जैसे अगर बात करें एप्पल की कंपनी की, तो एप्पल कंपनी एक एमएनसी कंपनी हो जाएगी अगर वो अपनी प्रोडक्शन हाउस को, जैसे कि सैमसंग की कंपनी है या और भी कंपनीज हैं, ये अपने प्रोडक्शन हाउस को अपने देश में तो रखती ही हैं, साथ साथ में दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन कराती हैं, तो ऐसी कंपनीज को एमएनसी बोला जाता है जो एक से ज्यादा देशों में प्रोडक्शन करा रही हो। तो यह आपको बताना है कि एमएनसीज बनने का आरंभ किस समय से होता है, एमएनसीज कब से बनना शुरू हुई, यह आपको बताना है। एमएनसीज स्टेब्लिश कब से होने लगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, आप सही उत्तर को खोजिए। एमएनसी 1920 क्या सही उत्तर होगा? 45, 91 या 95 सही उत्तर होगा? बताइए। किसी का उत्तर अभी हम देख नहीं पा रहे हैं और जो सही हो वो नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 1920, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 से, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन 1920 के वर्ल्ड वॉर के बाद एमएनसीज जो है बनने लगी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। Which organization has been formed to democratize ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन? बहुत शानदार प्रश्न है, समझना इसे जरा। जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान है वो अगर किसी को पैसे देंगे तो वहां के देश पे उनका कब्जा कहीं ना कहीं हो ही जाता है थोड़ा बहुत। जैसे अगर भारत पैसे लेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पे वो कोई ना कोई भारत की अर्थव्यवस्था के निर्णय को वो रोक सकते हैं। यानी अगर आप किसी से पैसे लोगे तो आप उसके बंधुआ भी हो जाओगे, आप उसके बंध जाओगे, आप उससे एक तरह से बंध जाओगे, और जब उससे बंध जाओगे तो आप उसके हिसाब से निर्णय लेने लगोगे। यानी अगर भारत ब्रिटेन वुड्स यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेता है तो कहीं ना कहीं उनसे बंध जाता है, उनसे बंध जाता है। भारत की ज्यादातर निर्णय डिसीजंस उससे बंध जाते हैं। यानी भारत फिर डेमोक्रेसी नहीं रहता है। जो डिसीजन हमारी सरकार लेती है वो डिसीजन नहीं लेते हैं, यानी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं भंग होती है। तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान जो हैं उन्होंने किसी भी मतलब ब्रिटेन वुड्स को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, यानी इस पे अमेरिका का दबाव ना रहे जो वीटो है, और बहुत सारे डिसीजंस को खत्म करने के लिए जो ऐसे थे जो कोई भी देश उनसे बंध जाता था पैसे लेने के बाद, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को क्या नाम दिया ये प्रश्न पूछ रहा है। एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप के आधार पे वो जो है प्रोटेस्ट किए, किसके खिलाफ? ब्रिटेन वुड्स संस्थानों के खिलाफ। तो सही उत्तर इसका क्या होगा जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। समझ रहे हैं? G77, बहुत से लोगों का उत्तर G77 है। बहुत शानदार। ये प्रश्न आपको देखने को जल्दी कहीं नहीं मिलेगा मेरे लाल। G77 ही इसका सही उत्तर है, और हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा सीधा छपा है और आपके
प्रश्न पत्रिका में यानी क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा छप के ये प्रश्न आ जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि G7, 8 और 10 और वगैरह वगैरह जितनी भी जी हैं सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। G8 ही G7 बन गया, G7 फिर से G8 बन गया, फिर से 7 बन गया। ये कहानी G8 और 7 की चल रही है। आगे आओ। वाई चाइना इज अ मेजर प्रोडक्शन हब नाउअडेज। आज के दिनों में चीन एक प्रोडक्शन हब कैसे बना? आज के समय में जो आपका चीन है एक प्रोडक्शन हब कैसे बन गया? आज देखते हो बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? वहां की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था समाजवादी है। बिल्कुल चीन की अर्थव्यवस्था समाजवादी है, लेकिन आपको बताना है प्रोडक्शन का कारण क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। वहां पे लेबर यानी श्रमिकों की लागत कम है, श्रमिकों की कॉस्ट कम है। सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है सरकार की, वहां पे एक दलीय व्यवस्था है। या चाइना की एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है। चाइना चाहता है हर देश को अपने देश में मिला लेना, इसीलिए उसने हांगकांग को, उसने आप कहेंगे तिब्बत को, सभी को मिला रखा है। और वो ताइवान को भी अपना ही देश समझता है। लेकिन समय आने पे देखा जाएगा कि ताइवान आजाद होता है चीन से या नहीं होता है। भारत पे भी वो अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा बनाने की कोशिश करता रहता है। विस्तारवादी नीति है। सारे ही ऑप्शन सही हैं चाइना के मद्देनजर, लेकिन आपको सही ऑप्शन चूज करना है। बहुत से लोगों का 2 ऑप्शन आ रहा है और जिनका 2 है आ रहा है वही सही उत्तर भी है, क्योंकि वहां पे इतनी जनसंख्या है और लेबर की कॉस्ट बहुत लो हो जाती है। क्यों लो हो जाती है लेबर की कॉस्ट? क्योंकि लोग ही काम करने वाले इतने ज्यादा हैं। इसीलिए चाइना में प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। और हर कंपनी, यूएस की भी हर कंपनी चाहती है कि हम अपना प्रोडक्शन हाउस कहां खोल दें? चाइना में खोल दें। इसीलिए आप हर चीज पे, एचपी का लैपटॉप हो या किसी भी चीज का लैपटॉप हो, तो उसमें मेड इन चाइना लिखा देखते हैं, क्योंकि वो कंपनी जरूर अमेरिका की है लेकिन इसका प्रोडक्शन चीन में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। और भारत और चाइना से पास पास बॉर्डर लगे हुए हैं, तो यहां से एक्सपोर्ट करना भी आसान हो जाता है कंपनीज के लिए, और वो सारे प्रोडक्ट चाइना में बना के भारत में जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लोएस्ट लेबर कॉस्ट एंड अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट? किस किस देश के पास लेबर कॉस्ट यानी श्रमिकों की जो कॉस्ट है वो कम है, और साथ साथ में एनवायरनमेंट भी एमएनसीज के लिए बढ़िया है। यानी वहां पे हर कंपनी चाहती है कि अपना प्रोडक्शन हाउस जरूर खोले। तो चीन, भारत, ब्राजील, चीन या अमेरिका, भारत, चीन या ब्राजील, जापान, अमेरिका या रूस? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। आप सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। बताइए भाई। कोई तुक्का भी सही नहीं हो रहा। राधे, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, फिर तो थोड़ा सा टेक्निकल सोचो बच्चा। सी आ रहा है किसी का उत्तर, चीन, भारत और ब्राजील। बिल्कुल, ये बिल्कुल छपा हुआ है आपकी एनसीईआरटी से ही, है ना? बिल्कुल वहीं से निकला हुआ है, और भी एक दो सोर्स हैं वहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। तो बस आज हम लोगों का यहीं पे विराम होगा अपने क्लास का। अगली क्लास में हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को फिनिश कर लेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड वर्ल्ड को कल हम लोग फिनिश कर लेंगे। टिल टुमारो। और टुमारो के बाद हम लोग फ्रॉम डे नेक्स्ट टुमारो वी विल स्टार्ट विद, हम लोग कल के बाद परसों स्टार्ट कर देंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी मैक्सिमम 3 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का कोई भी पार्ट क्लियर नहीं किया था, इसलिए इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पहले से ही 4 टॉपिक जो है यूट्यूब पे हम लोगों ने क्लियर कर रखे हैं। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हम लोग बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 4 ही टॉपिक बचे हुए हैं। 3 दिन मैक्सिमम समय लगेगा 4
टॉपिक में, और उसके बाद हम लोग इकोनॉमी और बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो सोशल साइंस का सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है और साथ में एक मेरा ऑर्डर भी है कि आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्या पीडीएफ प्रोवाइड बिल्कुल क्लास के एंड में कर देंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट भास्कर कि हम पीडीएफ में डाल दें आंसर्स। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड वी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम and revise all the things on time.